टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेशनल पावर, या उर्दू में हम इसे कौमी ताकत का लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। है क्या? सबसे पहले तो यही जानेंगे। सो नेशनल पावर इज अ पावर ऑफ अ स्टेट। सिंपल, रियासत की ताकत को हम कौमी ताकत कहते हैं। फ्रैंकल कॉल्स दीज एज कैपेबिलिटीज और कैपेबिलिटी फैक्टर्स, यानी वो इसको या तो आपकी सलाहियत है या सलाहियत के अवामिल हैं, यानी सलाहियत की हैसियत होना या सलाहियत जब डेवलप होती है किसी के अंदर सामने आती है तो उसके पीछे जो बिहाइंड सोर्स होती है उसके लिए भी हम पावर का वर्ड ही यूज करते हैं। Several other scholars refer to use the name determinants of national power. It means the behind source of national power. So national power is that combination of power and capability of a state which the state uses for fulfilling its national interest and goals. Paddleford and Lincoln ने कहा है ये कि कौमी ताकत से मुराद रियासत की ताकत और सलाहियत है जो रियासत अपने कौमी मफादात और मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करती है। देखिए, अगर हम कहीं पर भी नेशनल पावर का वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन्स हम जो भी कुछ करेंगे वो हम कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे करेंगे, या कम से कम उसका जो आउटकम होगा वो कलेक्टिव होगा पूरी रियासत के लिए। अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में यूज की जाए या इंडिविजुअल फेवर उसकी उसके इस्तेमाल के बाद किसी को इंडिविजुअल बेनिफिट हो रहा हो, दोनों सूरत में हमारे पास नेशनल पावर का मिसयूज नजर आएगा। यानी या तो ये कि आपने नेशनल पावर यूज की लेकिन किसी इंफरादी शख्स को फायदा हुआ, गलत है। किसी इंफरादी शख्स ने कौमी ताकत का इस्तेमाल अपनी जात के लिए कर लिया या अपनी फैमिली के लिए कर लिया, दोनों सूरतों में गलत है। सो पैडलफोर्ड एंड लिंकन ने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट टू एंटरटेन द नेशनल बेनिफिट्स एंड गोल्स। सो जब आप कंबाइंड एफर्ट को यूज करेंगे इसका मतलब आपका गोल भी कंबाइन होना चाहिए और आपका बेनिफिट भी कंबाइन होना चाहिए। इसके बाद हार्टमैन की डेफिनेशन है कि नेशनल पावर डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू फुलफिल नेशनल गोल्स। सिंपल है, हार्टमैन के मुताबिक कौमी मफादात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सलाहियत जो है उसे हम कौमी ताकत कहेंगे। देन नेशनल पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन अकॉर्डेंस विद इट्स ओन एंड्स, यानी कौमी ताकत रियासत के दीगर अफराद के रवैयों पर असर अंदाज होने की सलाहियत है जिसका नतीजा मकासद का हुसूल है। ऑर्गेनास्की की डेफिनेशन है ये। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी रियासत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं हर वक्त। आप अमूमन वैसे जब कौमी ताकत या नेशनल पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद मिलिट्री पावर ली जाती है, क्योंकि स्टेट सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा उसे ही माना जाता है। लेकिन आज की दुनिया बहुत तब्दील हो गई है। अब सिर्फ नेशनल पावर का जो मेन टूल है वो मिलिट्री नहीं है। अब हम देखते हैं कि मीडिया भी इसका हिस्सा बन चुका है। अब हम देखते हैं कि ऑफिशियल्स जो स्पोक्स पर्सन्स होते हैं वो भी उसका जरिया बन जाते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इसी जमरे में इस्तेमाल किया जाने लगा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। जहां जहां नेशनल पावर का वर्ड यूज किया जाता था, नेशनल सिक्योरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, इसका मतलब ही ये होता था कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी और आपकी मिलिट्री फोर्स। तो जितना इक्विप्ड और जितना ट्रेंड आपकी मिलिट्री फोर्स होगी उतनी ही स्ट्रेंथ या उतनी ही मजबूत आपकी नेशनल पावर या कौमी ताकत को समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तब्दील हो रही है हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया का सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनके पास फौज है ही नहीं, और लेकिन इसके बावजूद वहाँ की वो दुनिया के मजबूत तरीन मुल्कों में शामिल किए जाते हैं और वो महफूज तरीन मुल्क भी माने जाते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसका इससे पहले दुनिया को सामना नहीं था। हम देखते हैं कि सर्द जंग के दौरान हर मुल्क जो था वो अपनी फौज को मजबूत करने में लगा रहता था, मगर आज जो है वो एक ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम मिलिट्री पावर टू इकोनॉमिक पावर। तो अगर आप माशी तौर पे मजबूत हैं तो आप का मुल्क भी मजबूत होगा। तो नेशनल पावर में एक एलिमेंट शामिल हो गया है जिसे हम इकोनॉमिक पावर कहते हैं, यानी आप इक्तिसादी तौर पे मजबूत हो जाएं तो आपको फिर किसी भी दूसरे मुल्क के तरफ से हमला करने का खतरा कम से कम हो जाएगा।
सो बेसिकली ये जो बिहेवियर को चेंज किया गया है, देखिए इससे पहले हम फौज से डराते थे लोगों को, अब फौज की जरूरत नहीं है किसी को डराने के लिए, बल्कि अब जो है आप उसको इकोनॉमिकली कंट्रोल कर सकते हैं और उससे भी हम उसके रवैये में तब्दीली ला सकते हैं, इंडिविजुअल के रवैये में भी और स्टेट बिहेवियर के अंदर भी। तो दुनिया बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है, तो जैसे जैसे दुनिया तब्दील हो रही है वैसे वैसे वो जो पुराने जमाने के टर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पहले आज से कोई 10, 15, 20 साल पहले नेशनल पावर अगर कहीं पर वर्ड यूज होता था तो इसका मतलब ही सीधा सीधा मिलिट्री पावर लिया जाता था, इसके अलावा इसका कोई और मतलब लिया ही नहीं जाता था। पूरी दुनिया अपनी फौज को जो है मजबूत से मजबूत करने की कोशिश में लगी रहती थी और हर वक्त जंग का खतरा रहता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जंग का खतरा कम से कम होता जा रहा है। अच्छा, एक तरफ हम इकोनॉमिक पावर को नेशनल पावर का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन कोरोना ने ये साबित किया कि एक वायरस आपकी जिंदगी में इतने बड़े चेंजेस ला सकता है, तो लोगों के अंदर अब वो जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको भी आपकी नेशनल पावर का हिस्सा बनाना जा रहा है और तसव्वुर किया जा रहा है कि ये भी नेशनल पावर का हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। मैंने इसको उर्दू में नहीं किया है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किए गए मैं उसका तर्जुमा आपको उर्दू में जरूर बता दूंगी, लेकिन ये इसमें ज्यादातर नाम है और उसके अलावा इस्तिलाहें हैं। सो द फर्स्ट वर्ड, मॉर्गनथॉ हैज क्लासिफाइड elements of power into two parts, permanent and temporary elements। अब permanent elements वो होते हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका लैंड सरफेस यानी आपकी टेरिटरी, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। तो जो कुछ, अगर आपका मुल्क डेजर्टेड है तो वो डेजर्टेड ही रहेगा। तो आपकी नेशनल पावर के पास के जो एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक आपकी लैंड सरफेस से है, जुड़ा हुआ है, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। तो वो हम आगे चल के बताएंगे कि वो जो परमानेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन से। अच्छा, टेम्परेरी एलिमेंट्स वो होते हैं जो मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो आपकी और हमारी स्किल्स के जरिए एक मुल्क को हासिल होते हैं। जैसे आपकी एजुकेशनल पॉपुलेशन, अगर आपकी लिटरेट पॉपुलेशन है तो ये आपका टेम्परेरी एलिमेंट हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिसके वजह से आपके मुल्क में पढ़ाई का जो एलिमेंट है वो कम हो जाए और लिटरेसी रेट गिर जाए, तो ऐसी सूरत में जो आपकी सोर्स ऑफ पावर होगी वो तब्दील हो जाएगी। इसी तरीके से एक लीडरशिप को भी जो है नेशनल पावर कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपका अच्छा लीडर है और वो फिर चला गया तो आपके पास वो एलिमेंट टेम्परेरी तौर पर रहा। जैसे डॉक्टर महाती मोहम्मद का एग्जाम्पल हम इसके लिए ले सकते हैं कि जब वो अपने मुल्क के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मलेशिया को बहुत ताकतवर कर दिया, फिर वो बीच में उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, फिर वो दोबारा आया एंड देन फिर उन्होंने दोबारा छोड़ दिया। तो ये एलिमेंट क्या है, टेम्परेरीली आता है और फिर चला जाता है। ठीक, तो मॉर्गनथॉ जो है एलिमेंट, नेशनल एलिमेंट्स को जो दो हिस्सों में तकसीम करता है, उनमें एक है मुस्तकिल और दूसरा है आर्जी, यानी वक्ती तौर पे होगा और फिर वो थोड़े से के बाद किसी भी वजह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे थिंकर हैं ऑर्गेनाइस्की, उनके हैज प्रेफर्ड टू क्लासिफाई दीज into the natural and social determinants, the former including geography, resources and population, and the later economic development, political structure and national morale। So ऑर्गेनाइस्की कहते हैं कि भाई एलिमेंट्स को, ये जो नेशनल पावर के एलिमेंट्स हैं इनको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक नेचुरल यानी फितरत, कुदरती तौर पे हासिल करदा अवामिल, और दूसरे सोशल डिटर्मिनेंट्स यानी जो सोसाइटी बनने के बाद लोगों के जरिए वजूद में आए। तो द फर्स्ट वन वाज द ज्योग्राफी, यानी आप जिस इलाके में आपका मुल्क सिचुएटेड है, दैट इज योर नेशनल एलिमेंट which given by the god or given by the nature, and then resources। for example, अगर आपके मुल्क में कोई ऐसा पहाड़ है जिसको देखने दुनिया आ रही है तो वो उससे आपका टूरिज्म डेवलप हो रहा है, तो इट बिकम अ रिसोर्स, ये एक सोर्स बन गई है आपके मुल्क में इकोनॉमी की। तो वो जो पहाड़ है वो नेचुरल एलिमेंट है, तो यानी वो आप बना नहीं सकते हैं, वो कुदरती तौर पे आपके मुल्क में और ना ही आप उसे खत्म कर सकते हैं, वो भी मौजूद है। एंड देन पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा कि आपके मुल्क में अगर स्किल्ड लेबर है, आबादी ऐसी है जो काम करती है, जैसे चाइनीज पॉपुलेशन है,
तो ये भी नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा जो चीज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैन मेड है, यानी इंसान ने सीखा और उसके बाद उसके जरिए अपने मुल्क को तरक्की पहुंचाई, तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और इसी के साथ साथ उसमें कौमी इखलाकियात भी शामिल है। यानी आपने देखा होगा ना, हम कितने बदतमीज लोग हो गए हैं ना, क्योंकि हमारी कौमी इखलाकियात गिर गई है। हम झूठ बोलते हैं, हमारे यहाँ जो है रिश्वत ही नहीं मानी जाती। आपने देखा होगा कि आजकल आपको हर जगह जो है, आप जाना मुश्किल है, बाहर जाएं तो ऐसा लगता है कि मतलब आप कम पैसे लेके गए हैं और हर कोई आपको गरीब नजर आ रहा है, हर कोई आपको जो है पैसे, आपको समझ, आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन मुस्तहिक है और कौन ना मुस्तहिक है। तो ये हमारी अखलाकियात बताती है। दुनिया में जो अच्छी कौमें होती है ना, उनमें हाथ फैलाने का आंसर नहीं होता। हमारे मुल्क में कितना ज्यादा है, और रोते भी बहुत हैं हम हमारे पास सब कुछ होता है, उसके बाद भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं ये क्या होगा, ये जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताएं, दिस इज आवर नेशनल मोरल, ये हमारी अखलाकियात है, कौमी अखलाकियात है। किस रेट पर है वो अब आप खुद रेटिंग कर लीजिए। देन पामर एंड पर्किंस, चार्ल्स ओलर्च, अब्दुल सैद और थियोडोर ए कोलंबस and James H. Wolfe have classified these elements into two parts, tangible and intangible elements. अब ये एलिमेंट्स दो ही तरीके के हैं, लेकिन मुख्तलिफ थिंकर्स ने इनके लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आप कहीं पर पढ़े परमानेंट नेशनल पावर एलिमेंट और टेम्पररी एलिमेंट्स, इसका मतलब भी सेम है। कहीं पर अगर आप पढ़ें कि नेशनल पावर एलिमेंट और द सोशल डिटर्मिनेंट्स का वर्ड यूज कर लिया गया है कहीं पर, तो इसका मतलब भी कौमी ताकत के अनासिर ही हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी तबई और गैर तबई अनासिर, तो ऐसी सूरत में भी ये क्या है, ये आपके कौमी ताकत के अनासिर ही हैं। मैंने ये तीनों अलग अलग नाम इसलिए आपके सामने रखे हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। टेंजिबल का मतलब तबई अनासिर, यानी वो तमाम चीजें जिन्हें आप देख सकते हो, गिन सकते हो, छू सकते हो, वो तमाम अनासिर जो आपको तबई तौर पे मिले हैं, यानी वो फिजिकल पोजीशन में कुदरती तौर पर आपको हासिल हैं, वो सब टेंजिबल कहलाएंगे। और वो तमाम अनासिर जो आपकी कोशिशों से वजूद में आए हैं और जो आप जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, यानी जब वो काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे उन्होंने बताया भी है कि टेंजिबल एलिमेंट्स में कौन है, ज्योग्राफी, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर द टेंजिबल एलिमेंट्स, वेयरएज आइडियोलॉजी, मोरल, leadership, personality, organizational efficiency and quality of diplomacy are the intangible elements. आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि आइडियोलॉजी आप देख नहीं सकते जब तक वो इम्प्लीमेंट ना होगी, इखलाकियात आप गिन नहीं सकते हो जब तक कि कोई इखलाकी तौर पर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेगा। इसी तरह एक शख्स, लीडरशिप जो होती है ना, वो उस वक्त तक सामने नहीं आती है जब तक कोई शख्स उसका इजहार ना करे या उसके जरिए आपके लिए कुछ करे ना। जब वो करता है तो आपको महसूस होता है। अभी एक शख्स चुप बैठा हुआ है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है या वो कितना पावरफुल है, अनटिल एंडलेस कि वो आपके लिए काम करना शुरू करे। जब वो काम करेगा या जब वो अपने आप को आपके लिए अच्छे तौर पर इस्तेमाल करेगा, तब अब उसकी पर्सनालिटी आपके सामने अच्छी या बुरी होकर सामने आएगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, आप कैसे जानेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है, अनटिल एंडलेस कि वो आपके लिए ऐसा काम करे जो बिल्कुल डिसिप्लिन के मुताबिक हो। तो जब वो मूव करेगा, मूवमेंट होगी, देन यू रियलाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गुड और बैड। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एक इदारा है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, तो जैसे आपको उसका आपका सामान या मेल मिलती है, उससे आपको पता चलता है कि वो एफिशिएंट है या नहीं है। इसी तरीके से अगर आप टीसीएस से या डीएचएल से या फेडेक्स से कुछ मंगा रहे हैं तो भी आपको उसी से ये पता चलेगा कि वो एफिशिएंट है या नहीं है, अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, ये बताए हुए वक्त पर उन्होंने आपका सामान आपको डिलीवर किया या नहीं किया, यानी उनके अंदर उनके एक्शन से ही आप समझ पाएंगे। तो ऑल दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द इंटेंजिबल और नॉन फिजिकल एलिमेंट्स। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी,
देखिए डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, बातचीत के जरिए दूसरे से अपने मतलब का काम निकलवाना। तो बाकायदा इसके लिए लोगों को ट्रेंड किया जाता है, उनके अंदर वो स्किल्स पैदा की जाती हैं जिसके जरिए से वो एक रियासत के लिए बेहतर डिप्लोमेट साबित हो और रियासती डिप्लोमेसी को अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट करा सकें। सो ये कुछ मैंने ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई ताकि आपको इन चीजों में जो कंफ्यूजन हो वो ना हो, आप किसी किताब में कुछ पढ़ रहे हैं, किसी किताब में कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आपके साथ ना हो। अब हम आपको जो मेजर एलिमेंट्स हैं, हमने आपको ये बता दिया कि कौन से फिजिकल हैं, कौन से नॉन फिजिकल हैं, कौन से टेंजिबल हैं, कौन से नॉन टेंजिबल हैं। तो जो शुरू के 3 एलिमेंट्स हैं वो टेंजिबल एलिमेंट्स हैं। उनमें जो पहली चीज आती है वो है ज्योग्राफी, ज्योग्राफिया, यानी आपका मुल्क खित्ते किस खित्ते में वाक़ है, उससे आपके मुल्क की अहमियत ज्यादा या कम होती है। इसे आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इसे गो थ्रू कर रहे हैं। देन है नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। अमूमन कुदरती वसाइल में 2 चीजें आती हैं, फिर इनकी फर्दर डिवीजन होती है। सो रॉ मटेरियल, खाम माल, यानी आप जानते हैं ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आप रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में यानी फिनिश मटेरियल में चेंज करते हैं एंड देन यू गेट द बेटर रिजल्ट। सो खाम माल जो है वो कुदरती तौर पे हासिल करदा जो भी चीजें हैं, अब वो चाहे कपास यानी खेती बाड़ी के जरिए जो चीजें आप हासिल कर रहे हैं वो, या जमीन को खोद कर उसके अंदर से जो चीजें निकाल रहे हैं वो, या इसके अलावा आपके जंगलात से हासिल करदा मुख्तलिफ अजनास, वो सारी की सारी चीजें जो है वो रॉ मटेरियल में शामिल होती हैं। लकड़ी वगैरह भी इसमें शामिल होती है। दूसरी चीज है फूड, खुराक, एडिबल एलिमेंट्स। एडिबल एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो इंसान जो है खाने के तौर पर इस्तेमाल करता है, इसके अंदर एक से ज्यादा चीजें शामिल होती हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर सारी कल्टीवेटेड क्रॉप्स शामिल होती हैं, इसके अलावा इसके अंदर जितना भी ऐसे एनिमल्स शामिल होते हैं जिनका मीट या जिनका दूध या अंडे वगैरह हम खाते हैं, तो वो सब भी इसमें शामिल होते हैं। फिर आती है पॉपुलेशन, आबादी। आबादी समझ लीजिए कि इन्हिसार होता है किसी मुल्क के मजबूत होने और कमजोर होने में कि वहां की आबादी कैसी है। अब जब हम पढ़ाएंगे आगे तो फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स हैं, या इन्हें टेम्पररी एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, ये टेंजिबल नहीं है। ये आपको जब आपका मुल्क बनता है या जब आप एक जगह पे रहना शुरू करते हैं तो ये आपको कुदरत की तरफ से मैसर नहीं होता कि आप एक माशी तौर पे तरक्की याफ्ता हो या वहां पे इंडस्ट्री लगी हुई हो। फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान बना तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 कारखाने थे, सिर्फ 2, एक रावलपिंडी में था और एक जो है वो ढाका में था। इसके अलावा छोटी छोटे तो चीजें थी, मगर जो बड़ा समझ लीजिए बड़ी इंडस्ट्री तो ये सिर्फ 2 थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ट्रेन की जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थी, जो या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी, वो भी बहुत ही महदूद थी। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 रेडियो स्टेशन थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं था एंड देन यू डेवलप्ड। तो हमने देखा कि कराची में बाकायदा 2 इंडस्ट्रियल जोन कायम किए गए विच इज कॉल्ड द साइट। तो वो अभी भी कराची में मौजूद है, एक कोरंगी साइट एरिया और एक शेरशाह का साइट एरिया। तो ये क्या है, ये लोगों ने डेवलप किया, इंसान ने डेवलप किया और फिर उसके जरिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की। सेकेंड है टेक्नोलॉजी। हमने मेरे ख्याल से हाँ हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में शायद वो पढ़ाएंगे कि उस ये, लेकिन मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, क्योंकि वो एटम बॉम्ब तो बना चुका था, तो उसने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और उसके जरिए पहली बार बाकायदा मिलिट्री इंडस्ट्री कायम की, जिसके जरिए जो वेपन्स वहां पे तैयार किए जाते थे उसमें मिलिट्री को इन्वॉल्व किया और उनके जरिए उनको सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए, ताकि उनकी जो मतलब हर वक्त तो फौज काम नहीं कर रही होती है ना, तो फौज को इतना मसरूफ रखा जाए कि वो अपना जो भी एक्सपेंसेस हैं वो अपने ही जराए से पैदा करें। तो ये उन्होंने किया। तो टेक्नोलॉजी का एक यूज तो ये है। दूसरा टेक्नोलॉजी का यूज ये है
कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जैसे हम मशीनों को डेवलप करते हैं, इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें हम वक्तन फवक्तन डेवलपमेंट के साथ साथ इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये याद रखिए कि हर थोड़े अरसे के बाद जो टेक्नोलॉजी आपके पास पहले मौजूद होती है वो आउटडेटेड हो जाती है और उसकी जगह एक नई टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले लेती है। आपको याद होगा कि जब 1968 में जब शुरू में कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर इतना बड़ा था कि एक कमरे में पूरे में कंप्यूटर का सामान आता था, और अब हम देखेंगे तो कंप्यूटर इतना छोटा हो गया है कि एक घड़ी के अंदर वो कंप्यूटर जो है वो तमाम सहूलतें फराहम कर रहा है। तो वो जो पहले दर्जे की टेक्नोलॉजी थी वो अब आउटडेटेड हो गई, यानी टेम्परेरी है और उसके अंदर चेंज आ रहा है साथ साथ। फिर हम देखते हैं मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, अस्करी सलाहियत। देखिए दुनिया में किसी भी मुल्क की सरहदी हिफाजत की आज भी जिम्मेदारी जो है वो फौजी सलाहियत को ही हासिल है। आपकी फौज जितनी वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड होगी उतना ही आपका मुल्क महफूज होगा। आपने अभी थोड़े अर्से पहले देखा होगा कि एक साहब थे, इंडियन पायलट थे, वो MiG-27 में जो है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आए और फिर पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया, अभिनंदन साहब। सो देखिए MiG-27 एक जमाने में रशिया का यानी सोवियत यूनियन का सबसे एडवांस जेट प्लेन था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जो सलाहियत है वो खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे ज्यादा सलाहियत वाले वेपन्स जो हैं वो लोगों के पास यानी दूसरे मुल्कों के पास आ गए। तो पाकिस्तान के पास उससे लाख दर्जे बेहतर जहाज जो जेट जंगी जहाज है वो मौजूद थे, लिहाजा पाकिस्तान ने उनके उस जहाज को निशाना बनाया और उसे कुछ भी करने से पहले फजा में ही मार दिया और उसे गिरा लिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी मिलिट्री कितनी तैयार है इस किस्म के अचानक हमले के लिए। ऐसे हमलों के लिए तैयार फौज को भी जो है टेम्परेरी या नॉन टैंजिबल एलिमेंट में शामिल किया जाता है। वजह ये कि आपने एक बार ट्रेन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो ट्रेन हो गए, अब दोबारा उनकी फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा कि मिलिट्री हर वक्त एडवांस कोर्सेज और उनकी ट्रेनिंग हर वक्त होती रहती है, इसलिए कि सेकंडों के हिसाब से ना चीजें तब्दील हो रही हैं। पहले जमाने में बेचारा फौजी एक गन के साथ और एक पानी की बोतल के साथ जंग लड़ने चला जाता था, लेकिन आज का फौजी क्या है कि वो वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड होता है। एक जमाने में वो एक रॉजर और उस किस्म के एक बड़े बड़े हथौड़े जैसे जो है हाथ में वायरलेस हुआ करते थे जिससे बात करते थे, मगर अब इतनी एडवांस हो गया है कि वो बाकायदा छोटे से वायर के साथ आपके कान में लगा हुआ होता है और आप उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ तक होता है कि आपको आपके ऐसे ग्लासेस होते हैं जिससे आप सामने मैप को या सामने जमीन को बिल्कुल जो है एज अ मैप देख रहे होते हैं और उसके अंदर आप माइंस को तलाश कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, अच्छा अब ये सारा काम जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे इन सब कामों की तो आप इस किस्म के वेपन्स को या इस किस्म के इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वक्त के साथ साथ क्योंकि सामान में और चीजों में बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है, लिहाजा मिलिट्री की जो सलाहियत है वो हर रोज हर गुजरते हुए दिन के साथ बेहतर करने की जरूरत है। तो अगर आपकी मिलिट्री पुराने तरीकों के मुताबिक ट्रेंड है तो शायद वो सिर्फ उस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हार जाए, क्योंकि वो तमाम चीजों को इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं रखते और दूसरे के पास है, तो वो आपको उसे आपसे मैन टू मैन लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दोस काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। और अगर आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है तो दोनों सूरतों में आपको किसी मुल्क की फौज नहीं हराएगी, बल्कि आपको उनकी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हरा देगी जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देन है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी भी याद रखिए, नजरिया। एक जमाने में आपने देखा कि सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म था, 1991 के बाद वो खत्म हो गया। तो नजरिया जो है वो भी हमेशा के लिए नहीं होता और कोई कौम हमेशा के लिए उस नजरिए का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन वो नजरिया आपकी कौमी ताकत है। जैसे मैंने आपको कहा कि सोवियत यूनियन एक जमाने में सुपर पावर था और सुपर पावर होने की के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो उनका नजरिया था, कम्युनिज्म।
इसी तरह चाइना इस वक्त दुनिया की राइजिंग पावर है। चाइना के इस ताकत के पीछे जो सबसे बुनियादी चीज है वो उनकी आइडियोलॉजी है और उनकी आइडियोलॉजी फ्लक्चुएशन है। दोनों चीजें नजरियात में ही शामिल होती हैं। जैसे मैंने कहा आइडियोलॉजी है यानी उनका सोशलिज्म, फिर मैंने कहा आइडियोलॉजी फ्लक्चुएशन यानी उसके अंदर जो उन्होंने एक होल या एक गैप पैदा किया टू अडॉप्ट कैपिटलिज्म फॉर इकोनॉमिक मीन्स। तो उन्होंने अपनी माशी जरूरियात के लिए कैपिटलिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया। तो ये उन्होंने फ्लक्चुएट किया अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर। दोनों सूरतों में ये इनकी आइडियोलॉजी ही मानी जाएगी। फिर हम देखते हैं इसके बाद जो है एलिमेंट वो है लीडरशिप। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो कायदीन इसके अंदर शामिल हैं सारे। देखिए अच्छा या बुरा लीडर जो है वो किसी मुल्क के लिए इतनी बड़ी वो कहते हैं ना एक एसेट होता है, असासा होता है, और उससे ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं होती अगर आपका मुल्क की लीडरशिप खराब आ जाए। हम इस वक्त देख रहे हैं कि अमेरिका को तो कुछ नहीं हुआ, वो वही है, लेकिन जो उनके मुल्क में इस कदर डिस्पैरिटी और हम देख रहे हैं कि डिस्टर्बेंस है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनके मुल्क का प्रेसिडेंट है। इसी तरह हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब इंडिया को किसी से खतरा नहीं है जितना खतरा उन्हें नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी ऐसी है, उसका एक माइंडसेट है और वो लोगों को एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जा रहा है। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वहां से वापस आना या वहां से लोगों के माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक खास सोच आपके अंदर इतनी डेवलप हो जाती है या हेटरेट आपके अंदर, नफरत इतनी डेवलप हो जाती है कि उसके बाद उस नफरत को खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम इसके लिए लीडरशिप में हम तैयब अर्दगान की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि टर्की के अंदर जो है वो उनकी लीडरशिप जो है बिल्कुल एक हैरान कुन तरीके से सामने आई। हम इसके लिए हिटलर की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्योंकि जर्मनी एक तबाहशुदा कौम थी और हिटलर ने उसको दोबारा से खड़ा किया और उसके अंदर हिटलर की लीडरशिप स्किल्स का बहुत बड़ा दखल था और उसने एक गिरी हुई कौम को दोबारा से खड़ा कर दिया। इट मींस एट दैट टाइम द नेशनल पावर ऑफ जर्मनी वाज एडोल्फ हिटलर। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। आपकी जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किसी मुल्क का और उसके मुल्क की जो गवर्नमेंटल जो लोग अगर अपना काम सही ईमानदारी दयानतदारी से कर रहे हैं और आपका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया है तो ये कभी कभी आपके मुल्क की ताकत बन जाते हैं। जैसे आप ये देखेंगे कि जब आफात आती हैं, वबाएं आती हैं, तो उस वक्त सबसे बड़ा टेस्ट जो होता है वो ये होता है कि हुकूमत कितनी ट्रेंड है ऐसे कामों के लिए, या आपके लोगों के अंदर बतौर स्ट्रक्चर के उस क्या कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस किस्म के नागहानी हालात को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि एक मुल्क की कौमी ताकत क्या है। मैंने हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि जापानीज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर की जाती है पूरी दुनिया में। उसकी वजह यह है कि वो इतने एफिशिएंट हैं, और वो इसलिए नहीं एफिशिएंट है कि उनके खून में एफिशिएंसी शामिल है, हरगिज नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग बना दिया गया है कि उसके अंदर करप्शन करने के चांसेस मिनिमम हो चुके हैं। तो हर एक के ऊपर एक चेक मौजूद है जिसके वजह से हर एक को ये पता है कि हम जरा भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो वो फौरन मॉनिटर हो जाएगी। तो उसकी वजह से लोग अपना काम इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से करते हैं। तो एलिमेंट ऑफ करप्शन जो है वो मिनिमल है इस वक्त जापान में, पूरी दुनिया में। तो वो एक चीज जो है वो क्या बन जाती है, वो फिर उनकी नेशनल पावर बन जाती है। और हमने देखा है कि जिस तरह जापान डिजास्टर्स को हैंडल करता है, इस तरह पूरी दुनिया में कोई जो है डिजास्टर्स को हैंडल नहीं कर पाता है। देन आता है नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, आपका कौमी किरदार और इखलाकियात। देखिए जब अच्छे हालात होते हैं ना तो तब तो हम अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मुश्किल पड़ती है ना तब पता चलता है कि हमने क्या सीखा है, क्या हम वाकई सिविलाइज्ड हैं या नहीं है। अच्छा ये सिर्फ हमारे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में पेंडेमिक डिजीज का इतना ज्यादा शोर है तो हम हर चीज को उसी के पैरामीटर में देखते हैं। देखिए इखलाकी तौर पे अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि इखलाकियात में आपकी
किसी से बातचीत के साथ साथ वो तमाम अमाल भी शामिल होते हैं जो हम छुपकर या सामने करते हैं लोगों के लिए। तो नेशनल कैरेक्टर बिल्ट होता है कि आया हम वाकई, हमारा नेशनल कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि हम यूनाइटेड हैं और हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको तबाह होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है, या फिर आपका अपना कौमी किरदार इस कदर तबाहाल हो चुका है कि आप खुद ही मर जाएंगे। इसी तरह आपकी इखलाकी इकदार, कि आपकी इखलाकियात है क्या। देखिए, अगर आपने बचपन से बात करना सीखा है कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो आपके लिए तू का वर्ड बहुत ही नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आप ही के साथ कोई ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन से उनके वालिदैन ने उनसे आप करके बात की है, तो वो भी सबसे इसी तरह बात करते हैं कि प्लीज सर आप ये कर लीजिए, एक हम्बलनेस, तो ये हमारी अखलाकियात बन जाती है। बहुत आप ये बहुत आराम से आप लोग अपने आपस में, फ्रेंड्स में या दोस्तों के दरमियान ये चीज आप बहुत आराम से एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका मोरालिटी जो होती है, और फिर जब उसी मोरालिटी को हम आगे चल के जब मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो वो नेशनल मोरालिटी बन जाती है, एक मुल्क की इखलाकी कदर बन जाती है कि आप कितने हेल्पफुल हैं, आप कितने हम्बल हैं, आप कितने मुश्किल में पेशेंस रखने वाले हैं या नहीं है। तो एज अ कॉम, एज अ नेशन हम बहुत आराम से अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि आया एज अ नेशन हमारा कैरेक्टर क्या है, एज अ नेशन हमारा मोरल क्या है, हमारे एथिकल वैल्यूज क्या है। एंड लास्टली सिफारतकारी आती है, इसके अंदर डिप्लोमेसी। मैं आपको बताऊं, दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनकी डिप्लोमेसी को बेस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या बेस्ट डिप्लोमेटिक कैरेक्टर माना जाता है। एक है अमेरिका और दूसरा है इंडिया। ये आधी से ज्यादा चीजें जो है ना वो सिर्फ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जरिए जीत लेते हैं। इनके डिप्लोमेट्स दुनिया के बेस्ट डिप्लोमेट्स माने जाते हैं। दिखने में कुछ भी नहीं होते, मगर जब वो बात करते हैं, काम करते हैं, तो वो इतने ट्रेंड हैं कि वो काम मतलब वो हर हाल में आपसे अपने मतलब की चीज निकलवा लेते हैं। दैट बिकम द नेशनल पावर ऑफ द कंट्री। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। द फर्स्ट वन इज द, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट टेंजिबल एलिमेंट है दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अब ये 6 चीजें आती हैं। फर्स्ट है कि वो मैपिंग आती है कि मैप उनका है कहाँ पर। दूसरा उनका साइज आता है, आया वो इसका इतना हजम रखते हैं कि उनको दुनिया में जो है इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाए। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आई थिंक इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज है ही नहीं, वो है लोकेशन। यानी आपका मुल्क या आपकी ज्योग्राफी किस रीजन में और किन मुल्कों के दरमियान में सिचुएटेड है, यानी किन मुल्कों के दरमियान में आपका मुल्क है। देन फोर्थ चीज आती है आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन, कि आपका मुल्क का जो मौसम है वो किस किस्म का है। फिफ्थ वन इज द टोपोग्राफी या मकाम निगारी जिसे कहते हैं इसमें, यानी आपकी जो जमीन है इसके ऊपर और अंदर दोनों सूरतों में आपका जो सॉइल सरफेस है, जो सरफेस का सॉइल है वो किस किस्म का है, आपके मुल्क का टेक्सचर जो है वो कैसा है, ये देखा जाता है। एंड देन बाउंड्री, सरहदें आती हैं। सरहदें मैंने जैसे कहा कि देखिए सरहदें 2 किस्म की होती हैं, एक होती है परमानेंट या नेचुरल बाउंड्रीज, और एक होती है मैन मेड या जैसे में हमने यूज किया था इंटेंजिबल बाउंड्रीज, यानी वो जो मैन मेड है हमने बनाई है, जैसे एलओसी है, या जैसे हमने वाघा बॉर्डर पे देखते हैं सरहद बनी हुई है 2 मुल्कों के दरमियान। और इसी के साथ हम देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नेचुरल बाउंड्री है। इसी तरह हम देखते हैं अमेरिका में कि समंदर जो है उसका नेचुरल जो उसकी बाउंड्री है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन है। तो दीज आर द नेचुरल बाउंड्रीज। इसी तरीके से अगर दरिया है 2 मुल्कों के दरमियान तो वो दरिया भी बाउंड्री बन जाएगा। तो पहाड़ नेचुरल बाउंड्री है, दरिया नेचुरल बाउंड्री और समंदर नेचुरल बाउंड्री है। अगर जैसे हमने कहा आइलैंड है, कोई जजीरा है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो नेचुरल बाउंड्री है वो समंदर होगा। अच्छा, ये जो सारी चीजें अगर हम इन्हें वन बाय वन पढ़ें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नक्शा आपके मुल्क की जो ये समझ लीजिए कि उसकी जो सिचुएशन है वो किस तरीके से है, मतलब वो लोकेटेड है वो एक अलग चीज है। मगर आपको याद होगा हमने जब हम आई थिंक जब हम शुरू की क्लासेस ले रहे थे तो उसके अंदर हमने आपको